नाइन्थ क्लास मैथ फर्स्ट 8 चैप्टर्स की डेफिनेशन हो गई थी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर से पेज नंबर 161 पर डेफिनेशन है हमारे पास कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। सिमिलर फिगर्स की डेफिनेशन इस तरह से है कि टू पॉलीगॉन्स, कोई भी अगर हमारे पास दो पॉलीगॉन्स यानी वो कोई भी फिगर हो सकती है। पॉलीगॉन में आपको किसी भी किस्म की फिगर आ सकती है आपके पास। कोई भी दो पॉलीगॉन्स को हम सिमिलर तब कहेंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब उनके एंगल्स जो बन रहे होंगे आर इक्वल, और उनमें जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे या सेम होंगे, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और जो उनकी साइड्स की लेंथ होगी उनका जब हम रेशो लेते हैं तो वो क्या आनी चाहिए, इक्वल। प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि यानी कि जब आप उनकी जो साइड्स हैं उनका आपस में रेशो लें। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरी ट्रायंगल है, इनकी शक्ल सेम है लेकिन जो है ये साइज़ इनका डिफरेंट है। तो अगर आपने जो इनको चेक करना है तो लेंथ को इस तरह से चेक करते हैं, इस साइड की लेंथ लेते हैं और इस साइड की लेंथ, और उन दोनों को जो है डिवाइड करते हैं या उनका रेशो लेते हैं। अगर वो इक्वल आ जाए उनका रेशो तो फिर हम ये कहते हैं कि वो जो फिगर्स हैं वो सिमिलर फिगर्स हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो सिमिलर फिगर्स की आप डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 179 पर टेसेलेशन की डेफिनेशन। टेसेलेशन इज़ अ पैटर्न। टेसेलेशन एक पैटर्न होता है ऑफ शेप्स, मुख्तलिफ शक्लों का, दैट फिट्स टुगेदर परफेक्टली, जो आपस में फिट हो जाता है मुकम्मल तौर पर, विदाउट एनी गैप, और उनके दरमियान में कोई गैप नहीं होता। और ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब होता है यानी एक दूसरे के ऊपर आना, यानी कोई भी जो है वो उसमें जो शेप होती है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आती, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, बल्कि फिट आती हैं और दरमियान में कोई गैप भी नहीं आता। कवरिंग अ प्लेन, और एक कोई भी सतह या प्लेन हमें दिया होता है उसको मुकम्मल तौर पे कवर कर लेती हैं। आप टेसेलेशन की जो है ना यहाँ से इसको समझ लें। देखिए टेसेलेशन में मुख्तलिफ किस्म की फिगर्स होती हैं और वो आपस में फ़िट होती हैं। जैसे ये बिल्कुल आपस में फ़िट हैं और एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप भी नहीं कर रही, अलग अलग भी है लेकिन दरमियान में उनके गैप भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप्स होती हैं उनको हम कहते हैं टेसेलेशन। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे हम फ्लोर्स पर जो होते हैं मार्बल का फर्श जो होता है लगाते हैं, तो उसकी एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह से होती है। वो भी टेसेलेशन पैटर्न होता है, वो किसी भी एक प्लेन को उसने कवर किया होता है। नेक्स्ट आ जाए चैप्टर नंबर 10 पर, ग्राफ ऑफ फंक्शन। पेज नंबर 186 पर है ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शंस। लीनियर फंक्शंस की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो जब उसको ग्राफ बनाते हैं तो हम कहते हैं ये लीनियर फंक्शंस का ग्राफ है। लीनियर फंक्शन क्या होता है? अ लीनियर फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन है। लीनियर फंक्शन एक ऐसा मैथ्स का एक्सप्रेशन होता है दैट्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम किसको शो करते हैं, एक स्ट्रेट सीधी लाइन को, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, और दो वेरिएबल्स के दरमियान में ताल्लुक हो। वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है एक्स, और जो एफ एक्स होता है वो हमेशा वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एम जो होता है वो स्लोप को या ग्रेडियंट को जाहिर करता है। ठीक है, एम का मतलब होता है स्लोप। ये आपने जो है ना चैप्टर नंबर 7 में भी पढ़ा था, जहाँ पर हमने स्लोप वगैरह को पढ़ा था। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, पेज नंबर 200। यहाँ पर देखिए लोकस की या लोकी की डेफिनेशन दी हुई है। लोकस किसको कहते हैं? अ लोकस प्लूरल लोकी, और इसको प्लूरल में जो है ये ब्रैकेट्स में आप लिखें या चाहे ना लिखें, प्लूरल जो होता है इसको लोकी कहते हैं, यानी उसकी जमा जो होती है वो लोकी होती है। वैसे सिंगल को हम कहते हैं लोकस। इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट, ये कुछ पॉइंट्स का सेट होता है दैट्स फॉलो अ गिवन रूल, जो एक कानून को फॉलो कर रहा होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट रूल होते हैं। ठीक है, सर्कल के लिए डिफरेंट रूल होगा लोकी का, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन का बनाते हैं, पैरेलल लाइन का, वो हमने चैप्टर में सबके देखे थे। तो ये डिफरेंट रूल्स फॉलो करता है। अब यहाँ पर आगे बताया हुआ है लोकी आर ऑल्सो यूजफुल। लोकी फ़ायदेमंद है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग पैटर्न। पैटर्न को समझने के लिए और बनाने के लिए भी लोकी हमारे पास फ़ायदेमंद होता है। पेज नंबर 204 पर डेफिनेशन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से होता है कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है, ठीक है, ये दो पॉइंट से ए और बी, इनको ज्वाइन करके हमने एक लाइन बना ली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होता है कि आप इन दोनों लाइंस की जो दरमियान में लाइन बनती है इस तरह से, ये तो लाइन वैसे आप अंदाजे से बना रही हूँ, ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये ऐसी लाइन होती है जिसका फासला ए से और बी से बराबर होता है, यानी ये बिल्कुल दरमियान में होती है, तो इस लाइन को हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक हो गया। अब यहाँ से डेफिनेशन देखें आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
इज़ अ लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है, जैसे मैंने अभी आपको बनाकर दिखाए, दैट इंटरसेक्ट अ लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन को काटती है। यानी ये देखिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसने एक लाइन को इंटरसेक्ट किया है या काटा है एट राइट एंगल पर। राइट एंगल का क्या मतलब होता है, वहाँ पर जहाँ पर एंगल 90 का बनता है, यानी इस तरह से वो कट करती है लाइन को कि एंगल 90 का बनता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एंगल 90 का बनेगा और यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। एंड डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इसकी ये शर्त होती है कि ये जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए मीडियन। मीडियन क्या होता है, अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियन एक ट्राइंगल का क्या होता है, इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन होती है दैट ज्वाइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स। अब देखिए वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स कहते हैं किनारे को। ये देखिए, अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो मीडियन ऐसी लाइन होती है जो वर्टेक्स यानी किनारे को मिलाती है मिड पॉइंट से। किसके मिड पॉइंट से, वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड पर जो लाइन होती है उसके मिड पॉइंट से मिलाती है। ठीक है, इससे मिलाएगी। अब ये वाला जो वर्टेक्स है ये किससे ज्वाइन होगा, अपने ऑपोजिट यानी सामने वाले लाइन के मिड पॉइंट से, इस तरह से। ठीक है, और जो ये वाला वर्टेक्स होगा ये अपने ऑपोजिट वाली लाइन के यहाँ से मैच होगा। ठीक है, फिर अब ये सारे पॉइंट्स, ये तो मैंने हाथ से बनाया, वैसे ही सारे पॉइंट्स जो लाइंस हैं फिर एक कॉर्नर से गुजरती हैं, एक पॉइंट से गुजरती हैं, सेंटर से, तो उस सेंटर को हम कहते हैं वो हमारे पास क्या हो जाता है, मीडियन। ठीक हो गया, तो यही डेफिनेशन बताई हुई है। मीडियन ऑफ ट्राइंगल ऐसी लाइन होती है दैट ज्वाइन द वर्टेक्स, जो उसके किनारों को मिलाता है, टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, दूसरी साइड के मिड पॉइंट से ऑपोजिट टू द वर्टेक्स, जो वर्टेक्स के ऑपोजिट होती है यानी उसके बिल्कुल सामने होती है। तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी एक ऐसा पॉइंट होता है, इज़ अ सिंगल पॉइंट। पहली बात तो ये सिंगल पॉइंट होता है वेयर 3 और मोर लाइंस, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस, रेज या लाइन सेगमेंट एक दूसरे से मिलती हैं एक ज्योमेट्रिक फिगर में, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। जैसे अब आप यहाँ से देखें ना, इस डायग्राम से यहाँ पर आपको फिगर नज़र आ रही है, यहाँ पर देखें कुछ रेज हैं, यहाँ पर ये 3 रेज हैं, ये एक पॉइंट पर मिल रही हैं यहाँ पर। तो तीनों रेज जो हैं वो इस पॉइंट पर जो मिल रही हैं, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, जहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट होती हैं। तो डायग्राम की हेल्प से आपको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होप सो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 205 पर आपके पास डेफिनेशन है एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है। एन एंगल बाइसेक्टर इज़ अ लाइन, ये एक ऐसी लाइन होती है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, क्रिएटिंग 2 स्मॉल एंगल्स, और 2 एंगल्स बना देती है, 2 स्मॉल एंगल्स बना देती है दैट आर कॉन्ग्रुएंट, जो बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ से देखिए, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंगल बन रहा था, ये एक बिग एंगल है। जब मैं इस लाइन का इस एंगल का बाइसेक्टर हमने बनाना होगा, तो मैं इसको इस तरह से दरमियान से कट करते हैं, हम इसको इस तरह से एक लाइन पास करते हैं जो हमारे पास इन दोनों इस एंगल को 2 एंगल्स में डिवाइड कर देती है। अब हमारे पास 2 स्मॉल एंगल्स बन गए, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। लेट करते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो हमारे पास एंगल होता है वो 90 का होता है, ठीक है ना। जब हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो 45 का एंगल यहाँ पर बन जाएगा और 45 का एंगल यहाँ पर बन जाएगा। 2 स्मॉल एंगल बन जाएंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी बिल्कुल सेम होंगे। तो ये वाली जो लाइन होती है इसको हम कहते हैं ये एंगल का बाइसेक्टर है, इसने एंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद डेफिनेशन आती है ऑर्थो सेंटर की, पेज नंबर 206 पर। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, जब किसी भी ट्राइंगल्स के हम एल्टीट्यूड्स को मिलाते हैं और वो जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। डायग्राम से मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली डायग्राम देखें, यहाँ पर देखें हमने एंगल का बाइसेक्टर बनाया है। ये देखें, यहाँ से ये पास हुआ, ये यहाँ से इस एंगल का बाइसेक्टर था, ये इस एंगल का बाइसेक्टर था, ठीक है। ये तीनों जो हैं जब जिस पॉइंट पर मिले हैं यहाँ पर आकर, ठीक हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे ये ऑर्थो सेंटर है हमारे पास, जहाँ पर तीनों साइड्स के जो एल्टीट्यूड थे, एल्टीट्यूड कहते हैं बुलंदी को, यानी उसकी जो बुलंदी थी उसके जो बाइसेक्टर्स थे, लंबाई के बाइसेक्टर्स हमने बनाए, यानी उनको 2-2 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो जिस पॉइंट पर मिले उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। पेज नंबर 208 पर सर्कल की डेफिनेशन है और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन है लोकस के हिसाब से, ठीक है। तो सर्कल और पैरेलल लाइन की डेफिनेशन नहीं आई तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं। बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वगैरह की डेफिनेशन हमने पीछे कर लिया तो उसको अगेन नहीं करेंगे। सर्कल की डेफिनेशन है द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सर्कल क्या होता है, सर्कल ऐसी चीज़ होती है जिसका लोकस ऑफ ए पॉइंट, देखें
अब देखें हमारे पास ये एक फ़िक्स पॉइंट है, ठीक है, ये फ़िक्स पॉइंट है, इसका जो लोकस है, ये वाला जो सर्कल बन रहा है ये साइड पे, ये इसका लोकस है, इसका फासला हर साइड से बराबर होगा, यानी आप इस पॉइंट से जिस भी जगह पर चले जाएं, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर फासला है तो यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 3 होगा। तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं सर्कल। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जिसका फासला कांस्टेंट का मतलब होता है सेम रहे, जिसका फासला जो है बराबर रहे फ्रॉम फिक्स पॉइंट, एक किसी फिक्स पॉइंट से जिसका चारों तरफ से फासला बराबर रहे, उसको हम कहते हैं सर्कल। उसके बाद देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, ऐसा लोकस का पॉइंट जिसका फासला एक फिक्स लाइन से बराबर रहे, इस कांस्टेंट आर पैरेलल लाइन एल एंड एम। तो उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन, जैसे हमारे पास यहाँ पर उन्होंने शो किया एल और एम जो है वो 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखें जो ये हमें एक लाइन गिवन थी, ये हमारे पास लोकस, ये वाले दोनों जो हैं इस लाइन के लोकस थे, क्योंकि ये बराबर फासले पर हैं, ये वाली लाइन भी 2.5 के फासले पर है और ये वाली लाइन भी 2.5 के फासले पर है। ये आपके पास पैरेलल लाइन की डेफिनेशन हो गई लोकस के हिसाब से। उसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है जो हमने चैप्टर नंबर 12 में किया। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल होता है ऑफ कलेक्टिंग, जमा करना, ऑर्गेनाइजिंग तरतीब लगाना, समराइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना या फिर उसको जो है ना सॉल्व करना, एनालाइज और उसका तज्जिया करना, एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, और जो भी हमें न्यूमेरिकल डेटा होता है जो नंबर्स में होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसा इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। जैसे कि हमने आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, हमने इस तरह से टेबल्स बनाई थी और वहाँ पर हम डेटा लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें हम जो डेटा को सॉल्व करते थे, उसको समराइज़ करते थे, एनालाइज करते थे, ये सारी चीज़ें हमने इसमें की थी। तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, जो इस चैप्टर का नाम भी है और ये डेफिनेशन है। उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हमें 2 किस्म के डेटा दिए जाते हैं। एक हमारे पास होता है डिस्क्रीट डेटा, एक होता है कॉन्टीन्यूस डेटा, ठीक है। डिस्क्रीट डेटा होता है इट कैन टेक्स ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यू, इसमें सिर्फ चंद हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ दी जाती हैं, कुछ खास वैल्यूज़ दी जाती हैं, ठीक है। होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डेटा, और इसमें हम होल नंबर्स यूज़ करते हैं। होल नंबर्स आपको पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं आते। तो और डिस्क्रीट डेटा की ये पहचान होती है कि होल नंबर्स में लिखा जाता है। डिस्क्रीट डेटा की यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर। अब एक दुकानदार है, उसने जो है बुक सेल की हैं, तो वो बताएगा कि एक दिन में हमने इतनी बुक सेल की, दूसरे दिन में हमने इतनी बुक सेल की, तो वो होल नंबर्स में बताएगा, ना ही वो नंबर नेगेटिव होंगे, ना वो नंबर्स पॉइंट में होंगे, और ख़ास वैल्यूज़ होंगी वो, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यूज़ को, ऐसे डेटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। दूसरी डेटा की किस्म है हमारे पास है कॉन्टीन्यूस डेटा। कॉन्टीन्यूस डेटा ऐसा डेटा होता है इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू, ये हर मुमकिन वैल्यू लेता है अपने अंदर, यानी ये वाला डेटा जो होता है कॉन्टीन्यूस होता है, इसमें बीच में ब्रेक नहीं आते, इसमें तकरीबन हम तमाम वैल्यूज़ को साथ लेकर चल रहे होते हैं। इसकी एग्जाम्पल उन्होंने आपको दी है कि अगर हम किसी क्लास में स्टूडेंट का वज़न नापते हैं, तो किसी स्टूडेंट का वज़न अब देखिए 0.5 का फासला भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स के वज़न में जो है बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक कॉन्टीन्यूस डेटा बनेगा और बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी जो पॉइंट्स में भी होंगी, डेसिमल में होंगी, इस तरह से, ठीक है। तो इस डेटा को हम कहते हैं कॉन्टीन्यूस डेटा। उसके बाद देखिए अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, 2 डेटा की इकसाम है। डेटा विच नॉट अरेंज्ड इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है जिसको हम किसी ऑर्डर या किसी क्लास में नहीं लिखते, बस वो एज इट इज़ जो है ना लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ऐसे डेटा दिया हुआ है, ये तरतीब से भी नहीं लिखा हुआ, किसी ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, देखिए पहले 10 है, फिर 5 8, ऐसे अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग दी हुई है और रैंडम डेटा है, तो इसको हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। और दूसरा डेटा होता है, या ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, ये ग्रुप डेटा की डेफिनेशन है। इफ़ वी अरेंज दी अबव डेटा, अगर हम इस ऊपर दिए हुए डेटा को खुद से क्लासेस में डिवाइड कर दें तो हम इसको कहेंगे ग्रुप डेटा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया, 5 से 9 तक एक क्लास बना दी कि 5 से 9 तक कितने नंबर्स हैं। यहाँ पर हम काउंट करेंगे ना, 5 से 9 तक 2 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। 10 से 14 तक 2 नंबर्स हैं, तो इस तरह से क्लास में बना दिया है, यानी उसको ग्रुप्स बनाकर हमने लिख दिया। तो जब हम ग्रुप्स बनाकर लिखते हैं तो उस डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा।
नेक्स्ट पेज नंबर 216 पर हमारे पास डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये एक टेबल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल, ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है या एक टेबल होती है जो हमें बताती है क्लासेस और ग्रुप के बारे में। जैसे अभी ऊपर हमने दिखाई, यहाँ पर क्लासेस बने हुए हैं या ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑल्सो विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसी, और उसके साथ साथ उनकी क्लास फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि डेटा में जितनी बार जो वैल्यू आई होती है हम वो लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऊपर वाला डेटा देखें, 5 से 9 तक जो वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखें यहाँ पर है ये 5 और 8, 5 से 9 के दरमियान में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम 7 क्लासेस बनाते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं, तो उस टेबल को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पेज नंबर 219 पर हिस्टोग्राम की डेफिनेशन है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ होता है ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल, जिसमें एडजेसेंट कहते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं। रेक्टेंगल्स बनाते हैं हम एक्स वाई प्लेन में, यानी ग्राफ के ऊपर। यहाँ से देखिए आपको डायग्राम नजर आ रही है, इस तरह से ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो डायग्राम हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। नेक्स्ट पेज नंबर 221 पर डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी एक डायग्राम ही होती है जो हम एक्स वाई प्लेन पर बनाते हैं, लेकिन ये हिस्टोग्राम से किस तरह से मुख्तलिफ होती है? हिस्टोग्राम में हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं इस तरह से, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। ये एक क्लोज फिगर होती है ज्योमेट्री की, यूज टू डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी को बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी है और ये मिड पॉइंट लिखे हुए हैं, तो जिस भी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी आती जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 है, 2, 3 है, तो 3 जिसकी फ्रीक्वेंसी आ गई, हमने यहाँ डॉट लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, फिर इन सबको डॉट्स को मिलाकर जो हमने एक फिगर बनाई, एक क्लोज फिगर बन गई। इस तरह की जब हम डायग्राम बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पेज नंबर 224 पर डेफिनेशन है सेंट्रल टेंडेंसी की। द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डेटा, वो मेजरमेंट जो हमें ये बताती है कि डेटा की सेंटर वैल्यू क्या है, यानी दरमियान वाली वैल्यू क्या है, उसको हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। 225 पर डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन की। इट इज़ डिफाइंड एज, पहले तो आप समझ लें अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन में जो हमें सारी वैल्यूज़ दी होती हैं, यानी नंबर्स दिए होते हैं, डेटा दिया होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर्स दिए होते हैं, जैसे यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं, उन सबको प्लस करते हैं और फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 नंबर्स हैं ना, उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब डेफिनेशन भी इसी तरह से है। डिफिनीशन में है, इफ़ इट इज़ डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल की वैल्यू बताती है, विच इज़ ऑब्टेन्ड, ये हमें किस तरह से मिलती है? बाय डिवाइडिंग, हम डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं? यहाँ पर डिवाइड किया है ना, तो किसको डिवाइड करेंगे पहले आप ये बताएंगे। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, तमाम वैल्यू के सम को, पहले तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हैं और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी जितनी वो वैल्यूज़ होती हैं। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ थी, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, सम को डिवाइड करते हैं उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी फॉर्मूला जो है ना उसी को डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 229 मीडियन की डेफिनेशन है। मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डेटा, यानी जो हमें डेटा दिया होता है उसको पहले हम अरेंज करते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको डेटा दिखाया, वो आगे पीछे होता है, बड़ी वैल्यूज़ और छोटी वैल्यूज़ मिक्स होती हैं। पहले हम उस डेटा को जो है तरतीब से लिखते हैं, या असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक हो गया। जब हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल तरतीब से लिख देते हैं, तो फिर जो उसमें सबसे दरमियान वाली वैल्यू होती है, मिडल मोस्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं मीडियन, और उसको मालूम करने के फार्मूलाज भी हैं और हमने एक्सरसाइज में उसको सीखा था कि हम किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद देखिए पेज नंबर 232 पर डेफिनेशन है मॉड की। मॉड क्या होता है? इन अ डेटा वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक जो है ना मॉड की डेफिनेशन है। इन अ डेटा द वैल्यू विच अपीयर्स और अकर मोस्ट ऑफन, किसी भी डेटा में कोई भी वैल्यू विच अपीयर्स, जो जाहिर होती है, और अकर, या आप एक वर्ड भी लिख सकते हैं, आप ये लिख दें विच अपीयर्स मोस्ट ऑफन, जो अक्सर जो है या सबसे ज़्यादा बार अपीयर होती है, जाहिर होती है, उसको हम कहते हैं मॉड। यानी कोई भी आपके पास डेटा दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल उसमें 9 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे 9 जो है इसका मॉड है, यानी जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही होती है वो उसका क्या होता है? मॉड होता है। उसके बाद आ जाए यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। पेज नंबर 243 पर है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट, किसी भी ख़ास इवेंट के होने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक कोइन को टॉस किया, उसके एक साइड पर था हेड और दूसरी साइड पर था टेल, ठीक हो गया। जब आप उसको टॉस करेंगे यानी फेंकेंगे, तो आपके पास 2 चांसेस होंगे, यानी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना
कोइन को टॉस किया, तो आपके पास 50% चांसेस ये होंगे कि हेड आ जाए और 50% चांसेस ये होंगे कि टेल आ जाए। तो यही चीज़ जो होती है ना वो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी चीज़ के होने के जो चांसेस होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। इसी पेज के लास्ट में डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट। ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से हमें रिजल्ट मिलते हैं, हम उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट वैसे भी आपको पता होगा, हम साइंस में भी करते हैं। कोई भी हम एक्सपेरिमेंट इसीलिए करते हैं कि हमें रिजल्ट मिलते हैं, कोई ना कोई नतीजा मिलता है जब हम कोई ना कोई तजर्बा करते हैं। तो टॉसिंग अ कॉइन, जैसे उन्होंने कॉइन फेंका तो उनको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा, यानी हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट। पेज नंबर 244 पर डेफिनेशन है आउटकम्स की। आउटकम्स क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो हमें नतीजा मिलता है या रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं आउटकम। जैसे हमने कोइन को टॉस किया तो हमारा रिजल्ट हेड में भी आ सकता है, टेल में भी आ सकता है, उसको हम कहेंगे वो हमारा आउटकम है। उसके बाद है फेवरेबल आउटकम। एन आउटकम विच रिप्रेजेंट हाउ मैनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट द थिंग्स टू बी हैपन। एन आउटकम कहता है रिजल्ट को, ऐसा रिजल्ट विच रिप्रेजेंट, ये एक ऐसा रिजल्ट होता है जो बताता है हाउ मैनी टाइम्स, कितनी मरतबा, वी एक्सपेक्ट दी थिंग्स टू बी हैपन, हम क्या तवक्को करते हैं कोई भी चीज़ जो है वो इस तरह से हैपन हो, यानी हमारे पास ये वाला रिजल्ट आए। जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, वाइल टॉसिंग अ कॉइन, जब हम एक कॉइन को फेंकते हैं तो हमारे पास एक ही फेवरेबल आउटकम होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कॉइन फेंका तो आप चाहते हैं हेड आ जाए, तो जो आप चाहते हैं हेड आ जाए वो आपका फेवरेबल आउटकम है, यानी आप उसकी फेवर में है, आप चाहते हैं हमारे पास ये आंसर आए, तो आपका फेवरेबल आउटकम हमेशा एक ही होता है। उसके बाद देखिए सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स में हमने पढ़ा कि वो चीज़ जो हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आंसर है, और सैम्पल स्पेस वो चीज़ होती है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो भी चीज़ सामने आ सकती है वो हमारे पास सैम्पल स्पेस होते हैं। जैसे अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस इसका क्या होगा कि आपके पास या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी इन दोनों के अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती। अगर आएगा तो इन दोनों में से ही कोई चीज़ आएगी। तो जो तमाम चीज़ें जो आ सकती हैं जब हम उनका कोई सेट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस, और जो चीज़ हम चाहते हैं वो वाला जो आउटकम होता है उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। इवेंट की बात करते हैं। इवेंट क्या होता है? द सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई तजर्बा करते हैं और उसका रिजल्ट आ जाता है, जैसे अब हमने सैम्पल स्पेस बनाया कि हमारा आंसर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और फिर जब हमारे पास कोई चीज़ का आंसर आ जाता है, यानी अब हमारे पास हेड आ गया या टेल आ गया आंसर, तो वो हमारे पास क्या होगा? उसका इवेंट होगा, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आया होगा एक्सपेरिमेंट का वो हमारे पास क्या होता है? उसका इवेंट। उसके बाद आ जाए पेज नंबर 252 पर। यहाँ पर डेफिनेशन आपको मिलेगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेल्स अस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें बताता है हाउ ऑफन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें भी डेफिनेशन बताई हुई है। देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट। स्पेसिफिक इवेंट की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं हम टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। दोबारा देखें, जो इवेंट की हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि वो किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस इवेंट की जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो हम इस तरह से करेंगे कि इस वाले इवेंट को लिखेंगे और इन तमाम फ्रीक्वेंसी के जो आंसर्स हैं इनको प्लस करेंगे तो आंसर आता है 43। तो टोटल फ्रीक्वेंसी को नीचे रखेंगे और जो इवेंट की फ्रीक्वेंसी होगी उसको ऊपर, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। यही चीज़ जो है वो डेफिनेशन में बताई हुई है। उसके बाद डेफिनेशन गिवन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की पेज नंबर 255 पर। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज मेजर दैट एस्टिमेट हाउ ऑफन एन इवेंट शुड बी अकर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमें ये बताता है कि कोई भी इवेंट शुड बी अकर डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी यानी कितने चांसेस है किसी भी इवेंट के अकर होने के, उसका जब हम एस्टिमेट लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के नाम से ही जाहिर है, यानी एक्सपेक्टेड का मतलब है हमें क्या तवक्को होगी कि वो जो इवेंट है अकर होगा। इसका फॉर्मूला देखें, यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स, यानी जितनी मरतबा हम फॉर एग्जांपल आप पास कॉइन है उसको टॉस करेंगे तो वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ ट्रेल्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी से, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास डेफिनेशन है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से डेफिनेशन की ये सीरीज़ मुकम्मल हो गई है। ग्लोसरी और ग्लोसरी के अलावा भी जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी हमने तमाम डेफिनेशन को कवर किया, उनको समझा, ओवरव्यू को देखा। अगर आपने चैप्टर्स को नहीं भी समझा तब भी मैंने कोशिश की कि आपको इस तरह से समझाया जाए कि आपको कम से कम डेफिनेशन समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर इसमें आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।